गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। 11 जनवरी है आज और आज की वीडियो में हम लोग 11 जनवरी के करंट अफेयर को पढ़ करके आज के दिन की शुरुआत करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल का क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं, फिर बढ़ेंगे आज की तरफ। तो जैसे आप जाते हो जिम तो सबसे पहले आपको व्यायाम करना होता है ना। तो जैसे यहाँ पर हम लोग एक दिन पहले का रिविजन करते हैं 1 मिनट में। तो चलिए व्यायाम कर लेते हैं, वार्म अप कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 10 जनवरी को। भारत ने दुनिया भर में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से अभी हाल ही में एक पहल शुरू की है, हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया। रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त की गई हैं अरुणा नायर, ये महिला हैं। और ऐसे ही महिला महानिदेशक या कहे कि महिला अध्यक्ष भी हैं रेलवे बोर्ड की वर्तमान समय में, जय वर्मा सिन्हा। दुनिया के पहले प्राइवेट मून मिशन के तहत पेरेग्रीन 1 लैंडर लॉन्च किया गया है। ये कौन सा देश लॉन्च किया? तो अमेरिका ने लॉन्च किया है। और अभी मनोरमा मिश्रा जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक संस्कृत के आयाम, इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। और पीएम मोदी जी ने तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया है। इसके अलावा दोस्तों कल हम लोगों ने पढ़ा था श्रीलंका में पर्यटन के लिए स्रोत बाजारों में इंडिया सबसे ऊपर रहा है। अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की भी पहली बैठक होनी है और ये पहली बैठक कोलकाता में होगी। ठीक है, पहली बैठक होगी अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की। खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण देने के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। गणेश प्रभाकरन को, महावीर सैनी को, ललित कुमार को, इन सबको और भी कुछ और सम्मानितों को ये सम्मानित किया गया है। मैं कल की वीडियो में आपको पूरा लिस्ट दिखाया था, तो कल की वीडियो आप जरूर देख लेना। फोन पे ने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभार के लिए सीईओ किसे नियुक्त किया? तो रितेश पाई को नियुक्त किया है अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के लिए, यानी इंटरनेशनल वाला रिलेशन। ये देखेंगे। ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो कि कल की वीडियो से था और आपने किया है इसका क्विकली रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन इसकी पीडीएफ और क्विज आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जा रही है एमजेटी ऐप पर, तो आप एमजेटी ऐप जरूर डाउनलोड करें। वैसे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी भेज दिया जा रहा है, तो टेलीग्राम पर भी आप जा करके डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पर जाना और एमजेटी एजुकेशन सर्च करना है। पहला क्वेश्चन, 10 जनवरी 2024 को पीएम मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन किया है। ये कौन सा संस्करण था? तो इसका ये 10वां संस्करण था वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का। तो इस 10वें संस्करण में बहुत बड़े बड़े उद्योगपति आए, बिजनेसमैन भी शामिल हुए, कुछ देशों के राजा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आए, शिरकत किए। फिलहाल ये 10 जनवरी 2024 को ये शुरू हुआ और पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया हुआ है, वाइब्रेंट गुजरात। वैसे वाइब्रेंट गुजरात ये पीएम मोदी की ही देन है गुजरात में, क्योंकि जब ये शुरू किया गया था तब ये वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और वाइब्रेंट गुजरात इन्होंने ही शुरू करवाया था। गेटवे टू द फ्यूचर इस बार की थीम है और 10वां इस बार का ग्लोबल समिट है। ठीक है जी। अच्छा, कौन कौन आया है गेस्ट के रूप में? तो यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आए हुए हैं और मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी आए हैं। साथ ही साथ तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस हॉर्टा आए हुए हैं। ठीक है, और ये थीम याद रखना, हो सकता है पूछ ले, गेटवे टू द फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं। कुछ और समिट जो हुई थी पिछले साल 2023 में, उसको हम लोग रिकॉल करेंगे और जो 2024 में होने वाली है उसको भी रिकॉल करेंगे। तो देखो भाई, 9वां G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन हुआ, जिसे पार्लियामेंट्री 20 कहते हैं और ये इसलिए P20 के नाम से जाना जाता है। तो भारत G20 की मेजबानी कर रहा है, तो G20 और P20 से रिलेटेड जितने भी 20 होंगे सबकी मेजबानी भारत को ही समझा जाएगा। ठीक है ना। चलिए, इस साल के लिए। और यहाँ पर देखो, G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था और नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित हुआ था ये। ठीक है जी। 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख का सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय वकील समिट, बता बता करके थक गया हूँ, नई दिल्ली में हुआ है अंतर्राष्ट्रीय वकीलों का सम्मेलन। अगला है पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन, ये तो मुंबई में हुआ है। क्या 5वीं कॉफी सम्मेलन, विश्व कॉफी समिट, ये बेंगलुरु में हुई। बेंगलुरु में ही सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन भी होता है। इसके अलावा 43वां आसियान शिखर सम्मेलन, ये जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में होना शुरू हुआ और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन दुबई में यूएई में हुआ है। इसके अलावा COP28 शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ और G7 शिखर सम्मेलन हिरोशिमा जापान में हुआ है। क्लियर है ना, याद रहेगा। आगे हाल ही में जुलाई में 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों भारत को अध्यक्षता मिलने वाली है जुलाई 2024 में। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की ये मेजबानी करेगा, ठीक है ना, इसकी अध्यक्षता करेगा। तो कौन करेगा? भारत करेगा। तो भारत की तरफ से इसे नियुक्ति दी गई है। यूनेस्को के बारे में आप जानते ही हो, जितनी बुराई की जाए उतनी ही कम है इसकी। 1945 में स्थापित हुआ था ये। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों पेरिस में, पेरिस यानी कि फ्रांस में, और इसके अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। कौन है? आंद्रे अजोले। ठीक है जी। चलिए, तो ये यूनेस्को के द्वारा जो है ये शुरू किया जाता है। यूनेस्को के द्वारा ही विश्व धरोहर समिति आयोजित होती है और इसकी अध्यक्षता हर साल करता है कोई ना कोई। लेकिन यहाँ पर इस बार मिली है भारत को अध्यक्षता और ये बहुत बड़ी बात है। भारत 21 से 31 जुलाई को होने वाले यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करेगा और अध्यक्षता करेगा। 46वें सत्र के लिए ये होगा, भारत अध्यक्ष बना हुआ है। अब इस सत्र में 41 सदस्य देश भी शामिल हुए हैं। ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? गैब्रियल अटल ये बन गए हैं फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर, और सबसे बड़ी बात है ये महज 34 वर्ष की उम्र में बन गए हैं। अच्छा, गैब्रियल अटल जो हैं इस पद को संभालने वाले पहले समलैंगिक अधिकारी भी बन गए हैं। इन्होंने ओपनली ये मतलब प्राउडली ये कहा हुआ है कि ये समलैंगिक हैं। ठीक है। तो नए आप्रवासन कानून जो है इसको देखते हुए जो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी वो इस्तीफा देती थी, उसी के बाद से नए प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होना था। अच्छा, अभी नए आप्रवासन कानून यानी कि इमिग्रेशन लॉ जो आया था उसी की वजह से राजनीतिक उथल पुथल हुई वहां पर, और वहां की जो प्रधानमंत्री थी एलिजाबेथ बोर्न, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब उनके इस्तीफा देने के बाद ही पद खाली हो गया, तो उसके बाद ये चुनाव हुआ। तो यहाँ पर इनको गैब्रियल अटल को यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन ने घोषित किया है, नियुक्त किया है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के पद पर। वहां पर ऐसे ही होता है, प्रधानमंत्री के लिए वोटिंग नहीं होती है। अगला है डीआरडीओ ने किस नाम से स्वदेशी निर्मित असॉल्ट राइफल लॉन्च किया? तो डीआरडीओ ने अभी हाल ही में उग्रम नामक से, किस नाम से? उग्रम नाम से स्वदेशी निर्मित असॉल्ट राइफल लॉन्च किया हुआ है। ये देखिए, ये है भारत में ही पूरी तरीके से बनी हुई। खास बात यह है इसकी कि ये 100 दिनों का टारगेट लेकर के बनाया गया है, मात्र 100 दिनों में, है ना। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब अपने जो साइंटिस्ट हैं जो ऐसी संस्थाओं में काम करते हैं वो सभी लोग बहुत अच्छा अभी कर रहे हैं। ठीक है, 100 दिनों में ये असॉल्ट राइफल बन चुकी है। 500 मीटर की इसकी रेंज बताई जा रही है। अच्छा, इसको बनाया कहाँ गया है? इसको डीआरडीओ की पुणे में स्थित एक लैब है, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, उसी में बनाया गया है। ठीक है, 500 मीटर की इसकी रेंज है। अच्छा, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए ना कैलिबर की 70,000 ऐसे यूएस मेड सिक्सायर असॉल्ट राइफल का मंजूरी दी गई थी अभी दिसंबर में ही अभी। और उससे भी पहले अगर बात करें तो 2020 की शुरुआत में भी 800 करोड़ रुपए की एक डील हुई थी, जिसमें 72,000 अमेरिकी सिक्सायर असॉल्ट राइफल खरीदी गई थी। तो हम लोग इस किससे खरीद रहे हैं? इसको अमेरिका से खरीद रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा मुझे याद आ रहा है AK-207, AK-203। तो AK-203 जो असॉल्ट राइफल है इसको हम लोग कहाँ से ले रहे हैं? थोड़ा सा लिए रसिया से, और उसके बाद हम लोग कहे कि हम लोग बनाएंगे अमेठी के गन फैक्ट्री में। लेकिन अमेरिका जो है ये केवल यहाँ पर बंदूकें देता है डायरेक्ट, मतलब इसकी टेक्नोलॉजी नहीं देता है। ये नहीं चाहता है कि इसको और भी कोई बनाए, वरना भाई इनका धंधा तो चौपट ही हो जाएगा। डीआरडीओ की अगर बात करें, इसकी स्थापना 1 जनवरी को हुई थी 1958 को, और इसके अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पश्चिम बंगाल ने किस जाति के छात्रों के लिए एक निःशुल्क प्रशिक्षण मॉड्यूल योगी श्री शुरू किया? तो पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट ने, या कहें कि ममता बनर्जी जी की गवर्नमेंट ने अभी SC और ST कम्युनिटी की जाति के छात्रों के लिए फ्री में प्रशिक्षण मॉड्यूल योगी श्री नाम से लॉन्च किया है। ये प्रशिक्षण मॉड्यूल है। अब इसके तहत क्या होगा? इसके तहत दोस्तों SC और ST कम्युनिटी के लिए ना जो बंगाल सरकार है, पश्चिम बंगाल सरकार है, वो ऐसे इंस्टीट्यूट्स वगैरह खोलेगी जहां पर इनको अच्छे से प्रशिक्षित किया जा सके
और कम्पिटिटिव एग्जाम्स की ये तैयारी कर सकें, नौकरियां वगैरह ले सके, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सके, इन सब के लिए किए जाएंगे। तो देखो SC/ST छात्र जो प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए राज्य भर में यानी कि पश्चिम बंगाल भर में 50 केंद्र खोले जाएंगे। ऐसे ही 46 केंद्र उनके लिए खोली जाएगी जो सरकारी नौकरियों की, सिविल सेवा की आदि के लिए SC/ST की छात्राएं हैं और तैयारी इन सब की कर रहे हैं, तो इनको भी मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। 46 केंद्र यहाँ सिलेक्ट किए गए, 50 केंद्र यहाँ सिलेक्ट किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के राजधानी तो आप जानते हो दोस्तों, राजधानी क्या है? कोलकाता। कोलकाता राजधानी इसकी है। अंडर वाटर मेट्रो और पहली मेट्रो यहीं पर चली थी। इसके अलावा SC और ST कैंडिडेट के लिए, छात्रों के लिए CM ममता बनर्जी जी के द्वारा ये योगी श्री पहल शुरू किया गया है। ठीक है ना, मैंने इसके बारे में सब कुछ बता ही दिया है। आगे अब पश्चिम बंगाल के बारे में देख लो। पश्चिम बंगाल यहाँ पर है, कल मैंने इसके बारे में बताया था तो इसीलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। अपनी किताब आई हुई है, अगर आपको किताब में इंटरेस्ट है, अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है, आप इसे अभी ऑर्डर कर सकते हो। तो ये पूरा ब्रह्मास्त्र की सीरीज है कि मतलब इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसके बारे में मैं आपको जहां तक हो सकेगा डिटेल से डिटेल बताने का प्रयास करूंगा। तो आप ये बुक जो है उसको परचेज कर सकते हैं अभी के अभी अमेजन से, ठीक है, वरना आउट ऑफ स्टॉक जब हो जाएगी तब हो जाएगी और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम। फिलहाल अमेजन वगैरह पर टॉप रेटिंग तो चल ही रही है। यहाँ पर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में MSME के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं के रूप में शीर्ष राज्य कौन है? तो MSME के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में शीर्ष राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश MSME सेक्टर में महत्वपूर्ण योगदान करता है। ये MSME मतलब क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है जी। यहाँ पर आप द हिंदू बिजनेस लाइन का आप आर्टिकल देख सकते हो। टॉप 3 स्टेट कंट्रीब्यूट 40% ऑफ रजिस्टर्ड MSMEs इन इंडिया। यहाँ पर MSME जो है वो 40% हैं जो रजिस्टर्ड हैं, बाकी 60% तो मजा ले रहे हैं केवल। तो देखो भारत के MSME सेक्टर में महत्वपूर्ण योगदान करता तो उत्तर प्रदेश है, ये टॉप पर है। ये बात बताई अभी CBRE साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड ने, जिसकी एक रिपोर्ट आई है MSME आर्थिक समृद्धि के इंजन को उजागर करना, और इसी रिपोर्ट में ये बातें इसने करी हुई है। भारत में रजिस्टर्ड कुल MSME का लगभग 40% हिस्सा जो है वो 3 राज्यों से ही आता है, यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से। क्लियर? अगर यूपी में ही बात करें तो यूपी में आगरा, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, इन सब जगहों से जो है ये MSME का विस्तार होता है यूपी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नया सचिव नियुक्त किया गया है दोस्तों बसव राजू एस को। ये छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं ना, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय। तो इनके ये क्या होंगे? साय की तरह ये बने रहेंगे। ये बसवराज एस, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये हैं बसवराजू एस। इनको नियुक्त किया गया है। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में लगातार 3 वर्षों तक नंबर 1 का वैश्विक गंतव्य का खिताब हासिल करने वाला पहला शहर कौन है? तो ये है दोस्तों दुबई। दुबई जो है ये UAE का एक बड़ा नगर है। राजधानी मत बोल देना, राजधानी UAE की अबू धाबी होती है। लेकिन यहाँ पर 3 वर्षों से वैश्विक गंतव्य का खिताब ये पाता जा रहा है, ये सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन माना जा रहा है ग्लोबली। गंतव्य का मतलब क्या हुआ? बेस्ट डेस्टिनेशन का मतलब क्या हुआ? मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो है वो आ रहे हैं, या कॉर्पोरेट्स जो हैं वो अपने अपने कामों के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसा इकोसिस्टम, ऐसा पूरा सिस्टम डेवलप कर दिया है दुबई ने कि समझ लो कि सब लोग यहाँ पर, किसी को समिट करना होता है, किसी को कोई खेल टूर्नामेंट आयोजित कराना होता है, किसी कोई बिजनेस डील करनी होती, किसी को घूमना होता है, वो सब दुबई की तरफ जाते हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर ये नंबर 1 ग्लोबल डेस्टिनेशन आज के टाइम पर बन चुका है। ठीक है ना? और लगातार ये 3 वर्षों से है। ये रिपोर्ट ट्रिप एडवाइजर ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड के तहत दी गई, मतलब कि इसको इसने जारी किया हुआ है। ओके जी, आगे। यूरोपीय संघ के वैज्ञानिकों ने किस वर्ष को अब तक का सबसे गर्म वर्ष घोषित किया है? तो यूरोपियन यूनियन के कुछ साइंटिस्ट हैं वो आए निकल करके सामने और उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 1 लाख सालों में पूरे साल 2023 भर की जो टेम्परेचर थे वो बहुत ज्यादा थी, और ये पिछले लाखों वर्षों में सबसे ज्यादा रही है। मतलब इतना पहले कभी नहीं हुआ था पृथ्वी का टेम्परेचर। ठीक है जी, पृथ्वी का अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है,
और जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो आप समझते हो कितने बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं। फिलहाल अभी कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस यानी कि C3S जो है इसके द्वारा इसके द्वारा घोषणा की गई कि 2023 में रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष रहा। अभी 2023 में वैश्विक तापमान 1850 से 1900 के बीच का कंपेयर किया गया। उसमें पाया गया कि अब न 1.48 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ चुका है। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। हालांकि एक मजे की बात बताऊं, 2015 में पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे और इसमें ये बात की गई थी कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तो अभी तो पूरी तरीके से ये प्रॉपर होते ही होने का कोई अंदेशा लग नहीं रहा है। आने वाले टाइम में अभी टाइम लगेगा इसको होने में ऐसा, ठीक है। हालांकि बहुत सारे देश जो है वो काम कर रहे हैं इस पर, इंडिया भी काम कर रहा है, लेकिन अभी टाइम लगेगा क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ना वो मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो वो तो देखा ही जाएगा। फिलहाल यहाँ पर 2015 में पेरिस समझौते में ये डिसीजन लिया गया था, ये बात आप ध्यान रखना। आगे, किस पुरस्कार से सम्मानित संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया? तो उस्ताद राशिद खान जो है दोस्तों ये पद्म भूषण और पद्मश्री दोनों ही सम्मान से सम्मानित किए जा चुके हैं और इनका अभी निधन हो गया है, इनकी डेथ हो गई है। ये थे उस्ताद राशिद खान। तो यहाँ पर देखिए ये अवार्ड रिसीव कर रहे हैं, अब पद्म पुरस्कार है, ये ऑब्वियस सी बात है, दो पद्म पुरस्कार पा चुके हैं। 2006 में पद्मश्री पाए थे, 2022 में पद्म भूषण से भी ये सम्मानित किए जा चुके हैं। साथ ही साथ संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी इनको मिल चुका है। ये कौन थे? ये दोस्तों ये इनायत हुसैन खान जो थे ना, उस्ताद इनायत हुसैन खान, उनके ये पोते थे, समझ लो परपोते कह सकते हो, क्योंकि इनके वो परदादा थे। और राशिद खान जो है 2006 में ही ये गायन मतलब उससे पहले भी शुरू कर दिए थे, 2006 में अवार्ड पाना शुरू कर दिए। बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, जैसे राज 3, माय नेम इज खान, मंटो, इन सब में ये गाना भी गा चुके हैं, इनकी आवाज भी यहाँ पर है, ठीक है। तो जन्म इनका हुआ था 1968 में उत्तर प्रदेश के बदायूं में, और ये रामपुर सहसवान घराने से ताल्लुक रखते थे। क्लियर है? तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस ये थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए, अपनी पुस्तक जरूर चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पर डिटेल करंट अफेयर का कंटेंट है, आपको मिलेगा MZT ऐप पर भी, और वैसे भी आप ऑर्डर कर सकते हो, अमेजन पर ही अवेलेबल है। इसके अलावा ये बुक अगर आप लेना चाहते हो तो ये भी आप मुझे बता सकते हो। फिलहाल यहाँ पर बात की जा रही है टेलीग्राम की, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, PDF अभी वहां पर भेजी जा रही है। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे मैंने आपसे पूछा था वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो ये PT ऊषा है। दूसरा क्वेश्चन मेरा था आपसे कि 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किस फिल्म ने सर्वाधिक पुरस्कार जीता है, तो ओपनहाइमर ने जीता है। आज आपको क्या बताना है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, 1975 में नागपुर में हुए पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, ये भी आप बता दीजिए। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, दोनों के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास करना, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। मैं मिलूंगा दोस्तों अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।